वो काफ़ी डिप्रेसिव फेज़ में था और इसमें इसके कई सारे सिम्पटम्स दिखाई देते हैं कि उसकी जो नींद होती है वो प्रॉपर नहीं होती है, या तो काफ़ी सोता रहता है या तो जागता रहता है। तो उसे भूख नहीं लगती, वो अपने क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं रखता है और ये सडन एक ट्रिगर होता है और वो फिर सुसाइड कर लेता है। तो हर एक स्कूल में एक काउंसलर का होना ज़रूरी है। आप उसी स्कूल में अपने बच्चे को डालिए जहाँ पर एक काउंसलर हो, जिसकी कि पूरी नज़र आपके बच्चे पे हो। और एक जब हम पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएं तो अपने बच्चे के लिए पूछें कि हमारा बच्चा मेंटली कैसा है। हम सिर्फ स्टडी से रिलेटेड ही पूछते हैं। नमस्कार, जय जोहार। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम। जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार आपको हमारी खबरों के माध्यम से आगाह करते रहे हैं, अलर्ट करते रहे हैं, ताकि इस बेहतर समाज की स्थापना हम सब मिलकर कर सकें। आज जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ ये बिलासपुर की है। 1 जनवरी की घटना है। आज इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि ये मामला काफ़ी चर्चित हो गया है पिछले 2 दिनों में। इस पर काफ़ी बातें हो रही है कि भला कैसे कोई 11 साल का बच्चा सुसाइड कर सकता है। 5वीं क्लास का छात्र था। सिर्फ एक जिद थी उसकी कि न्यू ईयर में दोस्तों को ग्रीटिंग कार्ड देना है। ग्रीटिंग कार्ड देने के लिए उसने अपनी दादी से पैसे मांगे। दादी ने मना कर दिया, पैसे रहे थे नहीं थे नहीं मालूम, लेकिन दादी ने किसी रीज़न से मना कर दिया कि बेटा नहीं, पैसे नहीं दूंगी। इस बात को लेकर उस मासूम ने, उसके अंदर पता नहीं क्या बीती, उसने क्या सोचा, वो सीधे अपने घर के दूसरी मंजिल पर गया, अपना रूम को लॉक किया और पंखे पर फंदा बनाकर झूल गया। काफ़ी देर तक वो घर से बाहर नहीं निकला, रूम से बाहर नहीं निकला। तो घर वालों को लगा कि यार अभी तक रूम में क्या कर रहा है। आवाज़ दी, आवाज़ देने के बाद भी घर से कोई रूम से आवाज़ नहीं। घर वाले थोड़े घबराए, परेशान हुए, आसपास के लोगों को इकट्ठा किए, पुलिस की टीम को भी बुला लिए। जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए तो पता चला कि अंदर में उमेश निर्मलकर, जो सिर्फ 11 साल का था और 5वीं क्लास का छात्र था, उसने खुदकुशी कर ली है। पंखे पर फंदा बनाकर वो झूल गया है। उसकी दादी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसके मना करने पर उसका पोता जो है इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठा लेगा। उसके माता पिता बिलासपुर से बाहर रहते हैं। बिलासपुर से महज जो है कुछ दूर पर गांव है, पचपेड़ी थाना के पास हरदी कुकुरदी केरा गांव करके एक जगह है। और उस गांव में मनमोहन निर्मलकर अपने परिवार के साथ रहता है। मनमोहन अपनी पत्नी के साथ जो है कमाने खाने के लिए बिलासपुर से कहीं दूर गया हुआ था। अपने बेटे को अपनी माँ के पास, यानी कि दादी और पोता दोनों साथ रहते थे। तो पूरी जिम्मेदारी बच्चे की परवरिश से लेके सब कुछ जो जिम्मेदारी है वो दादी पर थी। हैप्पी न्यू ईयर का हम लोग सब बचपन में बहुत ग्रीटिंग दिए हैं, अभी भी एक दूसरे पर मैसेज भेजते हैं। तो बच्चों के मन में क्रेज़ रहता है ग्रीटिंग कार्ड देने का। उसने अपनी दादी से इसी बात के लिए पैसे मांगे थे कि मुझे ग्रीटिंग कार्ड खरीदना है, अपने दोस्तों को देना है। अब उसकी दादी के पास उस दिन पैसे थे या नहीं थे इस बात का तो पता नहीं, लेकिन उसकी ज़िद इतनी हो गई कि उसने ज़िंदगी को अलविदा कह दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही कि आखिर इतना बड़ा आत्मघाती कदम इसने क्यों उठाया। हालांकि रीज़न स्पष्ट है, ग्रीटिंग कार्ड एक वजह है, लेकिन आज के दौर के इन बच्चों के मन में क्या चल रहा है, क्या चलने वाला है और क्या सोच रहे हैं, इस बात का आप अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगा सकते कि बच्चा क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और बच्चे इतने बड़े हो गए, इस बात का भी अंदाज़ा आप नहीं लगा पाएंगे कि बड़ों को स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, लेकिन बच्चे स्मार्टफोन बहुत तेज़ी से चला लेते हैं। बच्चे वेब सीरीज़ देखते हैं, तमाम वो एक्टिविटी करते हैं जो बड़े करते हैं। तो ये भी हमारे समाज के लिए एक आहट है, एक दस्तक है क्राइम की, कि आने वाला दौर, आने वाला भविष्य किस दिशा में जा रहा है। इसके लिए उन पेरेंट्स को भी जिम्मेदारी लेनी होगी, इसके लिए उन स्कूल टीचर्स को भी जिम्मेदारी लेनी होगी जो लगातार, जिनके पास ज़्यादा टाइम बच्चे रहते हैं। आप आगे देखेंगे वीडियो में, साइकियाट्रिस्ट है भिलाई की, वो क्या कुछ इस विषय पर कह रही हैं, उन पेरेंट्स के लिए वो क्या मैसेज दे रही है, उन टीचर्स के लिए क्या मैसेज दे रही है और उन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए क्या मैसेज दे रही है, जिन्हें लगता है कि यही आखिरी सफलता है, इसके बाद कुछ नहीं है। ज़िंदगी बहुत बड़ी मेरे दोस्त, बहुत लंबा सफ़र है, बहुत उम्र बाकी है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। मैं उन प्यारे प्यारे बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आपको कोई कभी मना कर दे तो किसी रीज़न से मना करते हैं, इस बात को आपको सोचना चाहिए कि आपकी भलाई के लिए वो मना करते हैं। आपके पेरेंट्स अगर किसी बात को लेकर मना करते तो आपकी अच्छाई भी उसमें होती है। तो ये वाला पहलू भी आपको देखना चाहिए। ये नहीं कि आज इस समय में आपको कुछ नहीं मिला तो ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए, यही आखिरी है। तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आपको छोटे छोटे त्याग परित्याग को भी देखना है। हमने भी बहुत त्याग परित्याग देखे,
हमारे बीच में आप सब व्यूवर्स हैं, वो भी, उन्होंने भी बहुत सारे त्याग परित्याग देखे। और अक्सर आप देखेंगे कि जो सफल व्यक्ति होता है, जो सफल इंसान होता है, उसके पीछे की कहानी कभी आप देखिएगा। ये नहीं कि आपको ग्रीटिंग कार्ड के लिए पैसे नहीं दिए तो आप फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिए, ये नहीं कि चॉकलेट के लिए आपको पैसे नहीं दिए तो आप कुछ और कर लिए। तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है। ये स्टोरी हम सबके लिए एक सबक वाली है कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है, इस बात को लेकर हमें पढ़ने की ज़रूरत है, इस बात को लेकर हमें मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। आगे आप डॉक्टर की बाइट्स आप देखेंगे वो क्या कुछ कह रही हैं। मेरा नाम डॉक्टर अनुराधा, काउंसलर एंड साइकोथेरेपिस्ट फ्रॉम भिलाई। ये आप जो घटना बता रहे हैं वो एक दिन की नहीं है, ये काफ़ी दिनों से ये घटना चल रही थी और एक दिन एक कुछ इंसिडेंट हुआ और ये घटना हो गई। और अगर बच्चे के मेंटल स्टेटस की बात करें तो वो काफ़ी डिप्रेसिव फेज़ में था और इसमें इसके कई सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि उसकी जो नींद होती है वो प्रॉपर नहीं होती है, या तो काफ़ी सोता रहता है या तो जागता रहता है। तो उसे भूख नहीं लगती, वो अपने क्लीनलीनेस का ध्यान नहीं रखता है और ये सडन एक ट्रिगर होता है और वो फिर सुसाइड कर लेता है। लेकिन ये हम बोले कि किसी कारण से या किसी एक कुछ ऐसा हुआ और उसने किया, तो ऐसा नहीं है। ये जो है काफ़ी दिनों से चलता रहता है। पेरेंट्स जो होते हैं वो मेन, हम सभी जानते हैं कि बच्चे को बनाने में पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा हाथ होता है। और अगर वो बच्चे को कितना प्रेशर देना है, क्या चीज़ बोलना है, हम जिस हिसाब से उसकी परवरिश किए हुए रहते हैं, लेकिन हम उसको अलग, उससे एक्सेप्टेंशन उससे हम अलग रहती है। हम चाहते हैं कि हम जो हमने जैसे उसे सिखाया है उससे कुछ ज़्यादा वो कर ले, या हम ज़्यादा प्रेशर देते हैं। तो होता है जो पेरेंट्स का जो होता है वो प्रेशर के ऊपर बहुत रहता है, उन्हें समझ नहीं आता है कि मैं बच्चों को हैंडल कैसे करूं। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि बच्चों को हैंडल करना पेरेंट्स को नहीं आ पाने की वजह से बच्चे ज़्यादातर सुसाइडल केसेस में जा रहे हैं। एक स्कूल जो होता है वो, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि बच्चे काफ़ी टाइम स्कूल पे गुजारते हैं और उस स्कूल के टाइम में वो काफ़ी सीखते हैं। और जितने अच्छे से एक टीचर अपने बच्चों को देख पाता है, क्योंकि अभी समय ऐसा हो गया कि पेरेंट्स जो होते हैं वो वर्किंग होते हैं, वो बाहर गए हुए रहते हैं, तो बच्चे के साथ इतना ज़्यादा समय नहीं गुजारते, लेकिन टीचर बहुत ज़्यादा गुजारती है। तो हर एक स्कूल में एक काउंसलर का होना ज़रूरी है। आप उसी स्कूल में अपने बच्चे को डालिए जहाँ पर एक काउंसलर हो, जिसकी की पूरी नज़र आपके बच्चे पे हो। और एक जब हम पेरेंट टीचर मीटिंग में जाएं तो अपने बच्चे के लिए पूछें कि हमारा बच्चा मेंटली कैसा है। हम सिर्फ स्टडी से रिलेटेड ही पूछते हैं, उसकी आदत कैसी है, उसके व्यवहार कैसे हैं। तो एक टीचर्स की तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और अगर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो पेरेंट्स जो होते हैं एक छत के नीचे रह रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चे को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि काफ़ी उनमें ये भी रहता है कि उनको नॉलेज नहीं है आजकल जैसा समय चल रहा है, और वो उनको हैंडलिंग भी नहीं आती है। तो काउंसलिंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जिसे कि हमारा समाज जो है वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। उनको काउंसलिंग मतलब लगता है जैसे कि मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ जो मैं जा रहा हूँ काउंसलिंग कराने, या वो लोगों से काउंसलिंग करने आते हैं तो छुपाने की कोशिश करते हैं। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और अभी अवेयरनेस और बढ़ रही है, और ये काफ़ी जो चीज़ें हैं वो एक सही डायरेक्शन में हम काम करेंगे तो सारा समाज मिलके सुसाइडल ये सब सारी चीज़ों को बहुत रेट कम हो सकता है। मोबाइल जो है सर, बात की जाए तो अब तो वो हमारा अंग बन चुका है। मतलब हम उसको डिनाई कर ही नहीं सकते हैं कि कोरोना के पहले तक हमारा था कि नहीं मोबाइल लैपटॉप बच्चों को ना दिए जाएं, लेकिन अब ये है कि हमको उसी के साथ रहना सीखना होगा। और उसके साथ रहना कैसे है, उसको यूज़ कैसे करना है, उसका पॉजिटिव वे में यूज़ कैसे करना है, उसको पेरेंट्स को बहुत ही स्टार्टिंग वे से उसको सिखाना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स ही सोशल मीडिया में ज़्यादा समय बिता रहे हैं और सही तरीके से उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बच्चा मिसयूज़ करेगा। तो अगर देखिए उसको कैसे यूज़ करना है, लोग अपने उसको इनकम का ज़रिया बना रहे हैं, कई सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब जैसे बच्चा है तो उसने 11 साल का बच्चा है, उसने कैसे फ़ैन से ये किया, उसने सारी चीज़ें यूट्यूब से देखी है, तभी वो उस चीज़ों को कर पाया है। तो यही है कि हम मोबाइल का कैसे यूज़ कर पाते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए बच्चे जो हैं वो हमारे भारत का भविष्य है, और एज अ काउंसलर मेरा खुद का ये है कि मतलब बच्चे अगर दुखी हैं तो कोई बड़ा इंसान खुश कैसे रह सकता है। तो बच्चों को मेरा यही मैसेज है कि आप कैसे भी करें,
पेरेंट्स को अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो एक काउंसलर के पास ज़रूर जाएं, एक पॉजिटिव वे में जाएं। डिप्रेशन है, कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, आपकी 1 महीने से 6 महीने के बीच में आपकी प्रॉब्लम चली जाती है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक अवस्था है। जैसे हमारे शरीर में बुखार सर्दी खांसी होती है, ये एक अवस्था है जो कि चली जाती है। वैसे ही हमारी मेंटल एक अवस्था है जो कि समय के साथ में चली जाती है। अगर पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं और बच्चे ये वीडियो देखते हैं तो वो अपनी प्रॉब्लम्स, छोटी से छोटी प्रॉब्लम को काउंसलर के पास आके शेयर करें, ज़रूर कोई ना कोई रास्ता मिलेगा।